नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथ प्रदर्शक पर। मैं आज लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। तो हम देखते, अगर आप देखेंगे तो कोई भी साम्राज्य का पतन आकस्मिक नहीं होता है, उसका भी क्रम होता है। उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य का भी जो पतन है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। चलिए हम देखते हैं। परिचय। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ था, साहित्य का भी विकास हुआ था, ललित कलाओं का भी विकास हुआ था, वास्तुकला का विकास हुआ था और मंदिरों का भी निर्माण इसमें देखा गया है। जिस कारण से इस काल को स्वर्णयुग और क्लासिक युग भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। इसमें कई महान शासक हुए जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि। गुप्त साम्राज्य का निर्माण समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े लग्न से किया था, परंतु उनके उत्तराधिकारी इतने दुर्बल निकले कि वे इस विशाल साम्राज्य को बचाने में असफल रहे। अयोग्य उत्तराधिकारी के अतिरिक्त 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से परिवर्तित हो रही थी। संभवतः 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। साम्राज्य के पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह क्रमिक घटना थी। आरसी मजूमदार के अनुसार इसके पृष्ठभूमि में कमजोर उत्तराधिकार एवं राज दरबार में पूर्ण प्रांतपतियों की स्वतंत्रता ने राजवंशों का उदय, आर्थिक कमजोरियां एवं विदेशी आक्रमण मुख्य थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित है। अब इनके कारण हम देखते हैं। तो पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी। गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का अपूर्व योगदान रहा था। इसके शासनकाल तक स्थिति संतोषजनक थी, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो साम्राज्य को एकता में बांध सके। जैसे कि बुधगुप्त हुए, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त आदि और भी अनेक गुप्त शासक हुए जो कमजोर थे, अयोग्य थे, उसमें शासन का कोई गुण नहीं था, जिसका परिणाम क्या निकला? तो साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि बढ़ गया। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं विदेशी आक्रमण। देखते हैं हम। राज्य पर हुए बाह्य आक्रमणों ने भी साम्राज्य को विशेष क्षति पहुंचाई। गुप्त साम्राज्य क्रमशः पुष्यमित्र और हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। गुप्त साम्राज्य का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के काल में पुष्यमित्रों ने किया था। यद्यपि इस आक्रमण से साम्राज्य को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची, परंतु इस आक्रमण ने आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुष्यमित्र के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुंची। ज्यादा घातक हूणों का आक्रमण था। इस आक्रमण से गुप्त सम्राटों की जो प्रतिष्ठा थी सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। स्कंदगुप्त को हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में विजय तो स्कंदगुप्त होता है, परंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात 5वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण जो होता है वो अधिक हो जाता है, और जिस कारण से जो साम्राज्य होता है वो कमजोर होता चला जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा, नई शक्तियों का उदय। तो आप देखिएगा कि ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है और जो शासक कमजोर हो रहे हैं, साम्राज्य भी कमजोर हो रहा है, तो इसका फायदा कौन उठाएंगे? तो अधीनस्थ राज्य अधीनस्थ जो है वो उठाएंगे। तो इसमें जो है मालवा का यशोवर्मन था, इसी चीज का फायदा उठाकर अपना प्रभुत्व जो है बढ़ाने लगता है, और सम्राट जो गुप्त सम्राट होते हैं ना, उनकी अवहेलना करता है। नरसिंहगुप्त के शासनकाल में ही उसने गुप्त साम्राज्य के अनेक प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। यशोवर्मन अपनी शक्ति को बढ़ाया एवं स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसी प्रकार अन्य शक्तिशाली राज्यों का जन्म गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर ही हुआ था। दक्षिण भारत में भी गुप्तों की शक्ति समाप्त हो गई थी
और स्वतंत्र राज्य का जन्म हो गया था। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि समुद्रगुप्त जो होता है वो ज्येष्ठ पुत्रों को सिंहासन से वंचित कर उसके बदले अन्य राजपुत्रों को गद्दी पर बैठाने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। मतलब कि जो बड़ा पुत्र है वही सिंहासन पर नहीं बैठेगा बल्कि उससे अन्य अन्य जो छोटे भी है या वो भी गद्दी पर बैठ सकते हैं। ऐसा समुद्रगुप्त ने प्रथा चलाई, जिसके कारण से गुप्त साम्राज्य का जो अस्तित्व जो था वो खतरे में पड़ गया। ठीक है, और ये कारण भी बनता है पतन का। तो अगर कोई साम्राज्य का शासक मर जाता है, गुप्त साम्राज्य शासक मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो अगला जो उत्तराधिकारी जो होगा, अब तो कोई डिसाइडेड नहीं है ना कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो आपस में जो होते हैं भाई भाई वो लड़ते हैं और इसका फायदा कौन उठाते हैं, तो तीसरा से राज्य का कोई हो गया, वैसे ही लोग जो है इसका फायदा भी उठाते थे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्रवर्तित गुप्त साम्राज्य के राजकुमार जैसे प्रकाश तृतीय पूर्ण आक्रमणकारियों का साथ दिया, जिससे आंतरिक दृष्टि से साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, जिसका लाभ अधीनस्थ शासकों ने उठाया। आपस में तो लड़ते रह गए और तीसरा ले गया अधीनस्थ शासक। फायदा कौन उठाया, तो अधीनस्थ शासकों ने उठाया। अब पांचवा है आर्थिक कारण। साम्राज्य के पतन के कुछ आर्थिक कारण भी थे। गुप्त काल के पहले से ही भूमि दान करने की प्रथा प्रचलित थी। दान प्राप्त किए गए व्यक्तियों को नमक एवं खानों का स्वामित्व प्राप्त था। इसके अतिरिक्त नए भूमि अनुदान मालिकों को कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, जिससे एक तरफ राजा की शक्तियों का हास्य हुआ, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था में प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था में कृषकों की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया और उन्हें कृषक दास और अर्ध कृषक दास बना दिया गया। इसके चलते कृषि वर्ग पर उनका पूरा ध्यान नहीं जा सका, जिससे उत्पादन में कमी आने लगी। इन सभी कारणों से किसान, कारीगरों एवं शिल्पियों की गतिशीलता सीमित हो गई, यानी कि अब वो अधिक ना काम करके सीमित हो गए और वो अब क्या करेंगे, अपने लायक ही वो उत्पादन करेंगे, जितना उनकी आवश्यकता है उतना ही वो उत्पादन करेंगे। देखते हैं इन सब का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण संस्थाओं के उदय से हुआ। उत्पादक अब सिर्फ अपनी संस्था के लायक सामान तैयार करने लगे, इससे आंतरिक एवं व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन सब ने मिलकर आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। गुप्तों के प्रारंभिक शासकों के समय जो मुद्रा अर्थव्यवस्था थी वह परवर्ती शासकों काल में विद्यमान नहीं रह सकी। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं की संख्या कई थी, परंतु दिन प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाले चांदी और तांबे की सिक्कों की संख्या कम कर दी। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती शासकों के काल में मुद्रा व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। इस प्रकार गुप्त शासकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जो गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना। नेक्स्ट है प्रांतपतियों का विशेष अधिकार। राजकुमारों के अतिरिक्त विश्वास पात्र और सुयोग्य कर्मचारी प्रांतपतियों के पद पर नियुक्त किए जाते थे। तब राजकुमार के अलावा भी जो राजा का विश्वास पात्र होता था उन्हें भी प्रांतपति के पद पर नियुक्त किया जाता था। यह अपने अपने प्रांतों में उपनरेश की भांति आचरण करते थे और उपाधियां धारण करते थे। अर्थात जैसे कि एक प्रांत अर्थात राज्य, ठीक है, एक पूरा साम्राज्य हुआ, उसका प्रमुख राजा हुआ और उसमें जो छोटे छोटे प्रांत हुए उसमें प्रांतपतियों को बिठा दिया और वो प्रांतपति जो है उपनरेश की भांति, मतलब कि राजा के बाद जो होगा उपनरेश, उसकी भांति वो आचरण करने लगे और उपाधियां धारण करने लगे। अपने अपने प्रदेशों में वे सम्राट के समान ही सुख सुविधा का उपयोग करते थे। सम्राट के कृपा पात्र थे, उन्हें प्रांतीय कर्मचारी की चयन करने का अधिकार प्राप्त था। अभिलेखों से पता चलता है कि बंगाल में कई दत्त परिवार था, जिसकी सदस्य पारंपरिक आधार पर राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। इस तरह राज्यपाल का पद पैतृक होते चला गया, जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ।
अब नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थे। प्रारंभिक गुप्त सम्राट वैष्णव मतवलंबी थे, मतलब अर्थात वैष्णव को मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे, परंतु बाद के सम्राटों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जो सम्राट के लिए घातक साबित हुआ। इसमें गुप्त साम्राज्य की युद्ध प्रियता, जो साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी, उसे नष्ट कर दिया। वास्तव में युद्ध नीति के फलस्वरूप उनमें सैनिकवादी के प्रति उदासीनता आ गई। उन्होंने अपने राज्य को चैत्य और विहारों से सजाना ही अपना गौरव समझा। बौद्ध धर्म के प्रभाव से उन्हें कई बौद्ध संस्थाओं एवं विहारों को अत्यधिक दान दिए, जिससे राजकोष भी रिक्त हुए। पहले वैष्णवावलंबी थे, लेकिन बाद के जो शासक हुए बौद्ध धर्म अपना लिए, और बौद्ध धर्म में तो अहिंसा करना पाप माना ही जाता है। तो वो क्या करने लगे, वो अब सैनिक अभ्यास नहीं करने लगे, वो क्या करने लगे, तो बेसिकली दान वान करने लगे, और फिर क्या विहार विहार सजाने लगे, दान वान करने लगे, मतलब कि बिल्कुल ही अहिंसक हो गए। उन्हें अहिंसा नहीं करना था, जिस कारण से अगर बाहरी आक्रमण भी होता था तो क्या होता था, ये जो साम्राज्य के जो सैनिक थे वो युद्ध नहीं कर पाते थे और वो हार जाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं विदेशी नीति का परित्याग। 550 से 595 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया, अर्थात समाप्त हो गया। गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को काफी विस्तृत किया था। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल तक साम्राज्य खड़ा रहा, गलत लिखा हुआ यहाँ पे, किंतु स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद, स्कंदगुप्त का मृत्यु कब हुआ, तो 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात जो होता है साम्राज्य जो होता है कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर गुप्त नरेश होने विदेश जो स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जो कमजोर गुप्त नरेश थे ना, वो क्या विदेश नीति का परित्याग कर दिया, और जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का विघटन का कारण बना। अब देखते हैं साम्राज्य की विशालता। अपनी अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप गुप्त सम्राट विशाल साम्राज्य निर्माण किया। उत्तर में निर्माण किया, जैसे कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, तब पूर्व से बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इतनी बड़ी साम्राज्य को पूर्वोत्तर गुप्त शासकों द्वारा नहीं संभाला गया, जिस कारण अधीनस्थ शासक स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे, जिस कारण आंतरिक विद्रोह होने लगा और गुप्त साम्राज्य का विघटन तेजी से होने लगा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन दंड नीति। तो गुप्तकालीन लेखों में न्याय विभाग का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु गुप्त युग में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानून की व्याख्या प्रस्तुत की गई। सम्राट देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। सम्राट के अतिरिक्त एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य अनेक न्यायाधीश होते थे। राज्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थित अनेक न्यायालयों में न्याय संबंधित कार्यों को देखते थे। व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अलग न्यायालय होते थे, अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। ग्रामों में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत किया करते थे। न्यायालयों में प्रमाण भी लिया जाता था। जहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ अग्नि, जल, विष आदि के द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को महादंडनायक, दंडनायक आदि कहा गया है। फाहियान के विवरण से पता चलता है कि दंड विधान अत्यंत कोमल था। दंड विधान अत्यंत कोमल था और यहाँ मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था और ना ही शारीरिक यातनाएं मिलती थी। हत्यारा सिद्ध होने पर भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अपराधों में समानता, आर्थिक जुर्माने लिए जाते थे। बार बार राजद्रोह का अपराध करने वाले व्यक्तियों का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। इसमें वैसे क्या है ना कि
सब जैसे कि व्यवसाय के लिए अलग हो गया, ग्राम के लिए अलग न्यायालय हो गया। और अगर इससे कोई संतुष्ट नहीं होता था इन फैसलों से, तो क्या सबसे अंतिम जो निर्णय होता था ना, वो राजा ही देता था। अगर इन न्यायालयों के न्याय से सहमत नहीं होता, तो अंतिम जो न्याय करता था वो राजा करता था, अंतिम निर्णय, और वही मान्य होता था। इस तरह से देखते हैं तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण निम्नलिखित है। आशा है कि आप सबको थोड़ा समझ आया होगा। अगर नहीं समझे तो अगली बार से मैं अच्छे से समझाऊंगी। आप सभी का धन्यवाद।